Good morning, students. Today we will explain Coulomb's law in position vector form. तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में देखिए, हमने लास्ट टाइम में वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ किया था. कूलम्स लॉ किस लिए होता है? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस. लेकिन जहां पे आपको मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आज बताने वाला हूं, और इसी से आपका कूलम्स लॉ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी फॉर्म में करना आना चाहिए. तो आइए हम बताते हैं कूलम्स लॉ. देखो, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म. वही वेक्टर फॉर्म है, लेकिन इसके साथ पोजीशन का भी रोल प्ले आएगा. पोजीशन वेक्टर फॉर्म, पीवी फॉर्म भी बोलते हैं इसको. तो देखो हम ये कैसे करते हैं. पोजीशन किससे पता चलती है भाई? किसी भी चार्ज की लोकेशन, पोजीशन मींस लोकेशन भी कह सकते हैं. तो उसके लिए स्टेटमेंट तो वही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between the point charges. वो बाकी सब कुछ वही है. अभी जहां ध्यान से सुनिए, एक तो आपको जहां पे पोजीशन बताने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना पड़ेगा. बस वही तो चीज है इसके अंदर. ये बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जो कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तीनों, जैसे इसके और इसके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड, ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं. इनके बीच में एंगल 90 है, इनके बीच में तीनों थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे कि ये जो होता है जहां पे तीनों एक्सिस मिलते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. यही पोजीशन मतलब लोकेशन बताएगा चार्जेस की. जहां पे जैसे कि इसको हम अगर एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, तो इसको वाई एक्सिस, तो इसको जेड. एक्स एक्सिस अगर बोर्ड के ऊपर है तो वाई भी बोर्ड के ऊपर हो सकता है, लेकिन जेड जो होता होगा जहां होगा. देखो, ये मार्कर जो है इसका इस लाइन के साथ एंगल 90, उस लाइन के साथ एंगल 90 इन आपस में. तो ये लाइन, इसलिए इसका साइज भी हमने छोटा रखा है बिकॉज इट इज इन स्पेस. बेटा हम जो इसकी पोजीशन, बस इतनी सी बात है कि पोजीशन वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन तो बतानी है, लेकिन साथ में पोजीशन बताएंगे. जैसे कि जहां पे चार्ज जो है इसका नाम Q1 दे दो, ये इस चार्ज का, ये जो है ना यहाँ पे, और जहां पे एक चार्ज रखते हैं जिसका नाम Q2. इनकी जो पोजीशन है, जहां से मतलब पोजीशन क्या होती है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है. तो अगर हम बेटा इसको हम R1 मानेंगे, ऐसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो इसकी पोजीशन होगी. इसी तरह से जो इसकी पोजीशन है, अगर Q1 की पोजीशन को हमने R1 माना है, इसको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, और Q2 की पोजीशन को हम R2 मानेंगे. तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट होती है Q1 का Q2 के ऊपर फोर्स लगाना, या Q2 का Q1 के ऊपर. अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएगी और उसका नाम R12 होगा. अगर वो जो है, यहां से हम इसको डिस्प्लेसमेंट इधर ही लिख सकते हैं, जी R12 बेटा, जहां लिखो, जहां लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर Q1 फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर तो उस डिस्प्लेसमेंट का नाम होगा R12, और उस फोर्स का नाम जो होगा, जहां एरो मिटा देते हैं, उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि सेंट्रल फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो जी ऐसे फोर्स लगेगी. फोर्स का नाम कैसे लिखते हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट का लिखा उस तरह से नहीं लिखते. फोर्स का नाम हम कैसे लिखते हैं? जिसको फोर्स लग रही है उसका नाम पहले लिखते हैं, 2 पहले लिखते हैं, 1 बाद में. ये आपको पता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की लाइन है, इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, 2 1 ये. तो पहले बेटे यही फोर्स बताएंगे. फिर अगर दूसरी तरफ Q2 की, देखो ये स्केल का भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इनका लाइन ऑफ एक्शन होता है वो बिल्कुल लीनियर होता है, ऐसे ऐसे. तो ये इस तरफ है जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स होता है. अगर Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी. लेट्स कंप्लीट द डायग्राम फर्स्ट, ताकि आपको कोई, वही वेक्टर फॉर्म में है तो ये Q1 के ऊपर फोर्स है तो इसको 1 2 बोलना पड़ेगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू होगी, किसकी? Q2 की. मतलब Q2 जो एक्शन करेगा उसको हम 2 1 बोलेंगे, मतलब 2 से 1 ये डिस्प्लेसमेंट होती है. यही डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर और इधर से इधर
जो इधर से इधर आएगी उसको 1 2 बोलेंगे, जो इधर से इधर जाएगी उसको 2 1। तो वैसे ही आपने जैसे पहले करते थे सेम मेथड से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही कोई नहीं है। तो इसमें दो बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर। तो लेट हम लिख देते हैं R1 इज द पोजीशन वेक्टर। बेटा पोजीशन वेक्टर को हम जो है पीवी बोल सकते हैं, शॉर्टकट ऑफ Q1 एंड R2। पोजीशन वेक्टर क्या है? जिसकी पोजीशन होती है सेंटर से, ओरिजिन से। R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अगर जे हम दोनों ले लेते हैं, R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर और R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर, तो बेटा इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन, अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड करेंगे तो ये इनिशियल पोजीशन होगी, ये फाइनल। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का जो आपको मैं फार्मूला बताता हूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वो आपको फार्मूला लिखना है, जहां पे बताना है। तो देखिए द फोर्स कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स। वो तो कूलम्स लॉ ऑफ, वो कूलम फोर्स भी बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 विल बी। वो तो अंडरस्टूड है कि ये पोजीशन वेक्टर में आ रही है, क्योंकि इसमें R1 और R2 के रोल प्ले जब आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। पहले तो इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं, 2 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता ही है, ये लास्ट टाइम भी आपको बता रहे थे। तो जहां बेटा Q1 Q2 का प्रोडक्ट, तो जी जैसे वेक्टर में ही लिखो पहले, फिर बाद में दूसरा बताते हैं। तो ये नीचे जो आएगा, जहां 2 1 है तो यहाँ 1 2 आएगा। देखो बेटा 1 2 क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स लगानी है 1 ने, किसके ऊपर? 2 के ऊपर। तो 2 1 इधर आता है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि Q2 की तरफ कौन आ रहा है? ये किसकी तरफ आ रहा है? ये अटैक किसके ऊपर हो रहा है? ऐसे 1 2 के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि 2 के ऊपर हम फोर्स देख रहे हैं। तो ये बात पहले से, लेकिन इसको सिंपली हम पहले R लिखते थे, आज हम इसको ऐसे करके लिखते। और जहां हम वो डायरेक्शन ऐसे कर, अब हम डायरेक्शन को ना पूरे वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट वाला पूरा एरो लगाना है। एरो जो होता है ना, ये वाला, ये सिर्फ डायरेक्शन होती है जियोमेट्रिक वेक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई R1 2 है ना, ये जो डायरेक्शन, इसके मैग्नीट्यूड से आपने मल्टीप्लाई भी करना है, बोथ साइड से नहीं, ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। वो कैसे? देखो F21, सिर्फ लिखने की बात है पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, और कुछ भी नहीं, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है ही कुछ नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। 1 2 ये तो ठीक है, और ये स्क्वायर की फॉर्म में, ये जो आगे है ना ये वाला फैक्टर, इसके साथ हमें जो है R1 2 के साथ हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिलके जो है ना, ये बेटा ये डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये आपको पता ही है, कोई भी वेक्टर जो है ना, जैसे ये वेक्टर है, उसका क्या होता है? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे A है, उसी तरह से R1 2 जो है वो बनेगा, R1 2 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये कैप डायरेक्शन बताती है, बिकॉज R1 2 इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग गिविंग द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, ये आपको जहां भी दिख रहा है। तो ये बेटा हो गया मैग्नीट्यूड, ये मैं आपको जनरल में बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, और ये होगी डायरेक्शन, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ये डायरेक्शन का रोल प्ले करता है। इसकी ए की जगह हमारे पास, ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये पूरा वेक्टर बन गया। तो क्योंकि हम जो इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको फिर लिखते हैं 2 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का प्रोडक्ट, और ये R1 2 ऐसे करके मैग्नीट्यूड स्क्वायर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करना ना, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना है, 1 2 1 2। अब मैग्नीट्यूड नीचे कितने हो गए? इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि ये फैक्टर जहां भी लगा दिए, जहां भी लगा दिए। ये तो पहले भी था, सिर्फ ये दो आ रहे हैं। तो ये 3 हो गया, 2 और 1 कितना होता है? 3। नीचे क्यूब में आ गया, और ऊपर ये क्या बन गया? ये बेटा बन गया 1 2 पूरा वेक्टर, बिकॉज जैसे जहां पे है ना, ये 1 2 जो है डिस्प्लेसमेंट बन गई, कौन सी? जहां से जहां Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, तो बेटा ये बन गई, क्या आ गया? ये 1 2
मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसकी जगह तो यही आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड ये होगा, ये मॉडुलस होते हैं ना सीधी लाइन, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ऐसे मॉडुलस बोलते हैं, और उसके साथ डायरेक्शन। तो ये बेटा जो हम अब इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, देखो पुट R12 Q1 से Q2 की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये होगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये है पोजीशन वेक्टर फॉर्म। जैसे हम 1 2 की जगह R2 माइनस R1 डालेंगे, क्योंकि जहां से जहां जब ये इसको रिपेल कर रहा है ना, तो जहां से एक्शन करता है वो इनिशियल पोजीशन होती है, और ये फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन R2 आ गई और इनिशियल पोजीशन R1 आ गई। ये जो R2 माइनस R1, ये तो कॉमन सी बात है, ये आप भी जानते हो। जैसे ऐसे कोई लाइन है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे जहां से जहां कोई चीज जा रही है, हमने देखना है कि कितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम स्केल ऐसे रखते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जैसे स्केल रखी है 0, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे 5 है। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि जहां से ये स्टार्ट हो रही है वहां पे इसकी पोजीशन 2 है, जहां पे एंड हो रही है वहां 5 है। तो लेंथ कितनी होगी इस लाइन की, 5 माइनस 2, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो 3 सेंटीमीटर आई ना। ओरिजिन ये होता है, जैसे कि इसका ओरिजिन कैसे टेढ़ा है, कुछ भी है, इसकी टेंशन मत लो, लेकिन इनिशियल पोजीशन इसकी कितनी R1, फाइनल है R2, तो R2 माइनस R1 आएगा। तो जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो 1 की जगह 2 हो जाएगा और 2 की जगह 1 हो जाएगा। जब ये वाली फोर्स बताएंगे ना, फिर फाइनल R1 हो जाएगा और इनिशियल R2। तो ये हम डालने के बाद ये पोजीशन वेक्टर आ गई, क्योंकि R1 और R2 को ही पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जब R1 R2, अभी तक तो नाम चल रहा है R12 इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q1 टू Q2, और जो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q1 टू Q2, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, बेटा ये लिखना है Q1 टू Q2। तो ये जो 2 है, ये वाले, और ये 2 1 क्या है, ये जो जहां पे एरो से बता रहे हैं, जिस जहां सामने आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q2 Q1, देखो आपको भी दिख रहा है, जैसे जहां से एक्शन हो रहा है वहां से एक्शन हो रहा है। तो पहले ये करिए, फिर हम दूसरा भी लिख देंगे, और ये पोजीशन वेक्टर में आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R12 की जगह क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, और ये मॉडुलस होता है जो कि मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और जहां पे पावर 3 आ गई, इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट, जहां तो मैग्नीट्यूड शो करने के लिए ऐसे करेंगे ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसके साथ जो आ जाएगा R2 माइनस R1। तो बेटा ये पावर 2 थी तो 3 क्यों होगी, क्योंकि इसमें दो चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर। ये आ गया हमारा इक्वेशन। सिमिलरली के लिए हम ऐसे भी सिंबल लगा सकते हैं, जैसे कि हमने जैसे वहां लिखा ना, ये डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको जे भी लिखना आ जाए तो सफिशिएंट है कि आपको फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 जो है पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो सिमिलरली दूसरी वाली जो है वो हमने सिमिलरली लिखना है, इतनी ज्यादा ये इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको। सिमिलरली देखो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ऐसे करके बताएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 बताई थी ना पहले ये वाले, अब वो वाली बताएंगे Q1 के ऊपर, Q1 ड्यू टू Q2 विल बी। वो तो अंडरस्टूड है कि इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, जबकि टॉपिक ही हमने जो बताया कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही बतानी होती है। तो बेटा करना क्या है, इसी फार्मूले को 1 की जगह 2 लिख दो और 2 की जगह 1 लिख दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, क्योंकि जब जहां से फोर्स लगेगी तो फाइनल जे होगा 1 वाला और इनिशियल होगा 2 वाला। तो इसी फार्मूले में आप क्या करो, जैसे 2 1 है तो यहाँ 1 2 लिख दो, ऐसे करके फोर्स, ये होगी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। बाकी जो बीच में वेक्टर आते हैं 1/4πε0, ये SI यूनिट में और फ्री स्पेस में ये तो आता ही आता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपने उसी में करने हैं। Q1 Q2 का प्रोडक्ट नीचे आएगा, क्योंकि इसको तो 1 और 2 को इंटरचेंज करने की जरूरत ही ना, ये तो दोनों का प्रोडक्ट आना ही आना है। लेकिन जहां R2 माइनस R1 था ना, अब बेटा होगा R1 माइनस R2, ऐसे करके। और इसमें जो याद रखना आपने, तो जहां पावर 3 होती है, गलती ना लगे कहीं आपको, ये 2 मत लिख देना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बोलते ना, लेकिन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में ये 3 लिखना पड़ता है, क्योंकि जहां पे पूरा वेक्टर आता है R1 माइनस R2।
तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये दो इक्वेशन मैं ऐसे ब्लॉक में कर सकता हूँ। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जब आपको समझ आ जाए। ये मैंने जहां से जहां जो इतनी डेरिवेशन की है वो करने की जरूरत नहीं है आपको। पोजीशन वेक्टर फॉर्म में सिर्फ लिखना आना चाहिए, इसमें कोई आपको सोचने वाली बात नहीं। तो ये हमने कूलम्स लॉ जितनी भी फॉर्म थी, पहले स्केलर फॉर्म में किया, फिर वेक्टर फॉर्म में किया, तो आज हमने इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में भी कर दिया, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलम्स लॉ। तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। बेटा आज हमने कूलम्स लॉ जो है वो फिनिश कर दिया है। मैं कुछ इसके वैलिडिटी के आपको पॉइंट लिख के देना चाहता हूं। अब वैलिडिटी क्या होती है वो आपको मैं जी इसका क्लिप तो भेज दूंगा, तो मैं आपको जहां पे वैलिडिटी आप कूलम्स लॉ बताता हूं। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए होती है। जहां कहां वैलिडिटी का मतलब ये किस कहां इनवैलिडिटी भी बताएंगे और वैलिडिटी बताएंगे। पहले जो कहेंगे वो बता देंगे आपको। तो अभी मैं आपको इनवैलिडिटी बताता हूं। तो देखिए बड़े ध्यान से, ये हम जहां से मिटा रहे हैं, ये आपको क्लिप भेज देंगे हम वहीं से करके। तो देखिए अब आज हमारा कूलम्स लॉ फिनिश हो रहा है। पहले मैं बताता हूं इनवैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ बोलो या कूलम्स फोर्स बोलो, एक ही बात होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ये तो बेटा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, अब सब कुछ क्या लिखना है इतना। इनवैलिडिटी का मतलब होगा हम इन अदर वर्ड्स लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। इसकी कहां कहां वो वैलिड नहीं है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ अगर आपको कोई पूछ लेता है तो ये ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो देखो इसमें कुछ दो पॉइंट तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कूलम्स लॉ कहां वैलिड नहीं। इनवैलिडिटी का मतलब कहां वैलिड नहीं है, कहां नहीं लग सकता है। देखो कूलम्स लॉ डज नॉट वैलिड फॉर चार्जेस इन मोशन। देखो ये सबसे पहले कूलम्स लॉ हम नहीं लगा सकते हैं किसके लिए, डज नॉट वैलिड, मतलब उसकी वैलिडिटी नहीं है। जैसे आप मोबाइल में वैलिडिटी डालते ना, वैलिड VALID, वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस इन मोशन नहीं वैलिड है, रेस्ट में वैलिड है। अब पॉजिटिव में लिखो या नेगेटिव में, तो जहां तो इनवैलिडिटी बता रहे तो नेगेटिव में अच्छा रहेगा। डज नॉट वैलिड फॉर चार्जेस इन मोशन। अगर हमने बताना है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट ओनली, और डज नॉट वैलिड फॉर चार्जेस इन मोशन। ये इसकी एक हमने गलती निकाली है कि नहीं लग सकता है। दूसरी ओर इसकी मैं आपको लिमिटेशन बताता हूं। लिमिटेशन होती है इसकी खामी, इसके अंदर जो कमी है। अब दूसरा जो है कूलम्स फोर्स लिखो या कूलम्स लॉ लिखो, कभी कभी लॉ भी लिख सकता हूं। कूलम्स फोर्स इज डज नॉट वैलिड, डज नॉट, यहां भी मैं इनवैलिडिटी दिखा रहा हूं, डज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस लेस देन कितने डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है, 10 raised power minus 15 मीटर। अगर 10 raised power minus 15 मीटर का डिस्टेंस होगा तो वहां कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियस। दैट इज कूलम्स फोर्स लिखा है, लॉ लिखो, एक ही बात है, इज नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मतलब नहीं लगा सकते हैं इन साइड न्यूक्लियस। किसका होता है न्यूक्लियस? ऑफ एन एटम, क्योंकि जितना भी मटेरियल बना है उसके एटम में न्यूक्लियस होता है, वहां कूलम्स लॉ नहीं लगता है। ये मैं बता दूं, ये दो तरीके से लिख दिया, मतलब कि 10 raised power minus 15 जो साइज होता है ना न्यूक्लियस का होता है, तो इसके नीचे नहीं लगता, इसके ऊपर लग सकता है। जैसे कहां लग सकता है, जैसे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, वहां पे कूलम्स लॉ है, वहां वैलिड है। तो एक इसमें ये भी लिमिटेशन में काउंट होगा कि कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स, ये भी हम जहां लिख सकते हैं, कूलम्स लॉ
is valid for only point charges, क्योंकि जो चार्जेस हैं उनका साइज जितना मर्जी हो तो उसके जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा, जहां से सारा चार्ज एक पॉइंट से एक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, जहां फील करेगा, उनके लिए होता है। और वो भी एट रेस्ट लगता है, मोशन में नहीं। वो तो ऊपर बात बता दी है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब हम इसकी वैलिडिटी बताते हैं जी बेटा। वैलिडिटी में भी आ जाता है, तो देखो मैं आपको वैलिडिटी बताता हूं। वैलिडिटी मतलब कहां कहां वैलिड है। कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स फोर्स बोलो या लॉ बोलो। अब वैलिडिटी को हम ये भी बोल सकते हैं, इसका जो एक जे हम स्टार बता रहे हैं, एक जे बता रहे हैं वैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ, या हम इसको एक बात और बोल सकते हैं, फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कूलम्स लॉ, ये आपको मैं बात बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है। अब बेटा देखो, इसके भी आपने पॉइंट देना है। दो इसकी इंपॉर्टेंट बड़े फीचर इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कूलम्स फोर्स, या कूलम्स फोर्स ही बोलो बेटा, कूलम्स फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। कूलम्स फोर्स अच्छा लगेगा जहां पे सेंट्रल फोर्स, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया बॉडी के सेंटर से लगेगी और सेंटर पे ही फील होगी, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सेंटर, सेंटर दो बार लिख दिया, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब बॉडी के सेंटर पे जाके लगती है। वो डिपेंड करता है कि बॉडी किस साइज की है, और पॉइंट पे लगती है, वो तो बात ही है। इसी तरह से कूलम्स फोर्स, ये बार बार हम कूलम्स फोर्स बोलते हैं, इज ए म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब दो चार्जेस होते हैं, दो के बिना हम फोर्स नहीं बता सकते। म्यूचुअल मतलब आपस में। अब एक चार्ज की फोर्स कैसे बताएंगे, अगर एक चार्ज Q1 है तो दूसरा Q2, दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और उनके बीच में डिस्टेंस का भी स्क्वायर करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय। और दूसरी कूलम्स फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये तो ऊपर भी लिखा हमने, ये जहां भी काम कर सकता है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट ओनली। वहां पे इनवैलिडिटी बताए थे ना, वहां पे मोशन में थे, जहां पे सिर्फ रेस्ट में होने चाहिए। ये इसके हमने इनवैलिडिटी के वैलिडिटी, ये वैलिडिटी है कि हम क्या, और ये इट इज कूलम्स जो लॉ है ना, कूलम्स लॉ, कभी कूलम्स फोर्स बोलते हैं, कभी कूलम्स लॉ बोलते हैं, एक ही बात है, इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, क्योंकि इसका हम एक्सपेरिमेंट करके भी बता सकते हैं। ये 4 पॉइंट आप वैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ के लिए रखिए, जिसमें कूलम्स फोर्स बोलो, कूलम्स लॉ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां जहां ये हो सकता है, जिस जिसके लिए नहीं है, और ये एक स्टाइलिश सेंटेंस भी इसमें लिखा कि कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, तो उसमें भी नेगेटिविटी दिखती है, इनवैलिडिटी और वैलिडिटी। जहां आगे लिमिटेशंस, जहां आगे उसके फीचर्स, मतलब उसकी जो इंपॉर्टेंस है, कहां कहां बोलो, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ, ये भी हम लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट मत समझ लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ बेटा, ये ऐसे बहुत से तरीकों से पूछा जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये था कूलम्स लॉ, आज हमने ये फिनिश कर दिया। अब इसके बाद हम कूलम्स लॉ के कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं, कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एप्लीकेशंस कैसे हैं, जैसे कि ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बतानी है, या उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, या और भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे करना, ये नेक्स्ट। ओके, हैव अ नाइस डे।